हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छे से चल रही होगी अप्रैल टर्म के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस आईआईटी जेईई नेट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एमएमएस। प्यारे बच्चों, आपके जो काइनेमेटिक्स के तीनों लेक्चर है वो अपलोड हो चुके हैं, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बढ़िया सा चैप्टर जिसका जो वेटेज है वो एवरेज रहता है। लेकिन ये जो चैप्टर है वो एक प्रकार से बाकी चैप्टरों के लिए बेसिक चैप्टर है जिसका नाम है एनएलएम। ठीक है, शॉर्ट में अपन इसको एनएलएम बोलते हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, आइए। तो न्यूटन बाबा थे, इन्होंने तीन लॉ दिए थे। इस चैप्टर में अपन तीन लॉ को पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, अपन मैं बता दूंगा सारी चीज़ें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें तीन लॉ दिए थे वो आज अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें से जो सेकेंड लॉ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये हमारे थे न्यूटन बाबा जिन्होंने लॉ दिए थे। सैल्यूट है इन न्यूटन बाबा को। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं, इनिशियल में जो अपन ये जो तीन ये पॉइंट लिखे हैं ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, वो अपन पहले पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर स्टैटिक प्रॉब्लम करेंगे और फिर डायनेमिक प्रॉब्लम करेंगे और कंस्टेंट मोशन और लास्ट में अपन स्यूडो फोर्स पढ़ लेंगे। तो अपने सारे जितने भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो कंसेप्ट है वो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या देखो ये वेटेज दिया है क्वेश्चन का। सॉरी, यहाँ पे 2019 में 9 सवाल आए थे, 2020 में 11 और 2021 में उसने डायरेक्ट जंप मार के कितना ले लिया इसने 27। यानी कि 2021 से लेकर इसका वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। ठीक है, 2022 में तो उसके 31 आए थे। ठीक है, और ये सभी शिफ्टों को मिला के आए 2023 में इसके 20 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो काफ़ी इसका जो वेटेज है वो अच्छा है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ऐसे एक प्रकार से बेसिक चैप्टर है। ठीक है, और इसके अंदर जो टॉपिक है सब टॉपिक वो किसके ऊपर जो ज़्यादा क्वेश्चन आए दैट इज सेकेंड लॉ एंड एफबीडी। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा इसका जो वेटेज है वो ज़्यादा रहा है 39%। बाकी का एवरेज ही रहा है। ठीक है, 20। ये अपन जो चैप्टर है फ्रिक्शन वो अलग से अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन इसके जितने भी कंसेप्ट लगते हैं वो एनएलएम के ही लगते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मिक्स में, तो अपन एक बार अलग से पढ़ेंगे, फिर साथ में अपन दोनों एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। इनका अगर मिक्स में कंसेप्ट भी आ जाए तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। फिर इनका जो वेटेज है वो एवरेज ही है। बच्चे यहाँ पे पूरी ब्लॉक सिस्टम को ज़्यादा मानते हैं कि इसके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये गलत बात है। जो सेकेंड लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलो। ये है अपना न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, इन्होंने ये बोला था न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में, देखो इसका नाम अपन दूसरे लॉ से भी जानते हैं, दैट इज इनर्शिया लॉ। इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं इसको। ये इनर्शिया से रिलेटेड है। इनर्शिया भी अपन समझे कि क्या होता है इनर्शिया। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला था कि अगर कोई अपने पास बॉडी है, ठीक है, वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, और अगर वो मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि अपन इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अनटिल एंड अनलेस इसके ऊपर अपन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दे तब तक वो बॉडी अपनी जो स्टेट है वो चेंज नहीं करेगी। और जो चेंज नहीं करती है, जो अपनी स्टेट है जो चेंज नहीं करती है, जो इसके अंदर एक प्रकार का इनएबिलिटी होती है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। तो इनर्शिया वही है कि एक मैटर की क्या होती है, इनएबिलिटी होती है, जो अपने स्टेट को चेंज करने से क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, जैसे कि दूसरा अपन एक डेली लाइफ में समझे, दैट इज आलस। आलस अपने पास एक ऐसा इनएबिलिटी होती है जो अपन की जो स्टेट है, अगर अपन सो रहे हैं तो पूरे दिन सोते ही रहे। ठीक है, तो ये अपनी लाइफ के जितने भी अपन चेंजेस करना चाहते हैं उसको क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहता है। ठीक है, ठीक है, इसको अपन इनर्शिया के तौर पे मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक अपने पास शीट है और इसके ऊपर कॉइन रखा गया और नीचे गिलास रखा गया है। ठीक है, ऐसे गिलास है, इसके ऊपर शीट है। तो अपन क्या करते हैं, जब इस शीट को मैं एकदम से पुश करता हूँ तो यहाँ से शीट निकल के चली जाएगी, बट इसके ऊपर जो कॉइन पड़ा है वो सीधा नीचे गिर जाएगा। ये किसके कारण हुआ है, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण हुआ है।
क्यों? क्योंकि अपन ने फोर्स इसको लगाया, ठीक है, इसके ऊपर कोई फोर्स अभी नहीं लगा, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। तो यहाँ से ये तो उसके मोशन से ये आगे बढ़ गया, ठीक है, जितने भी वेलोसिटी से, लेकिन ये अपनी स्टेट को बिना चेंज किए यहीं रहा और बाद में ये नीचे गिर गया गिलास में, ठीक है। आपने ये घर पे आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इनर्शिया मैंने बताया था कि इनएबिलिटी ऑफ बॉडी चेंज इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया, ठीक है। यही बात है मैंने आपको समझाई, ठीक है, कि ये एक इनएबिलिटी होती है किसी बॉडी या मैटर की जो अपने स्टेट या तो रेस्ट हो सकती है या मोशन में हो सकती है, उसको चेंज करने से अपोज करता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ये मैंने बता ही दिया कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until and unless some external force is applied on it। यही मैंने बोला कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है या मोशन में है तो वो वैसे ही रहना चाहती है जब तक कि अपन इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना चाह रहे। क्या आपको ये बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, इसी बात को समझते हैं, ठीक है। अब अपने पास एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं अपन फोर्स, ठीक है। नाम तो आपने सुना ही होगा, 9-10 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। फोर्स, फोर्स को अपन बोलते हैं, सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले तो फोर्स होता है दैट इज पुल या पुश, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसकी गाल गोलू मोलू के गाल खींच रहा है, ठीक है, इस तरफ, यानी कि पुल कर रहा है, ठीक है। और ये बच्चा है जो इसको आगे धक्का दे रहा है, दैट इज पुश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसके गाल को पुल कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसको अपन क्या बोल रहे हैं कि फोर्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर भी मैं, ये बच्चा है इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, यहाँ पे पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अब आता है अपने पास मोमेंटम, ठीक है। अब अपन सेकेंड लॉ को समझने से पहले अपने पास एक क्वांटिटी आती है दैट इज मोमेंटम। इसको बहुत समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों? मोमेंटम ऐसा कुछ अलग से नहीं है, बस अपन ने एक कोई बॉडी है उसका मास है और अगर को v वेलोसिटी से जा रही है तो अपन ये कहते हैं कि इसके पास एक मोमेंटम है, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज p वेक्टर इज इक्वल टू mv, ठीक है। ये बॉडी है, अगर v वेलोसिटी से जा रही है, इसका मास m है, तो अपन कहेंगे कि दैट इज मोमेंटम हैव बॉडी इज p इज इक्वल टू mv। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? और इस p की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, कि ये इस तरफ मोमेंटम है, p इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या बोलता है भाई? सेकेंड लॉ ये बोलता है, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, कि इन्होंने ये बोला कि कोई बॉडी है, यहाँ पे अपन समझ लेते हैं, चलो, कि अपने पास एक कोई बॉडी है, ये अपने पास बॉडी है जिसके ऊपर बहुत सारे क्या लग रहे हैं, बताओ, ये बताओ, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1 F3, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। और इसके पास वेलोसिटी थी दैट इज v से जा रही थी और इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और इसका दैट इज मास m है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद अपन ये देखें कि इस बॉडी के ऊपर इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गया आफ्टर सम टाइम dt टाइम बाद देखें तो इसकी जो वेलोसिटी बनी दैट इज v प्लस डी वी, यानी कि चेंज आ गया, थोड़ा सा dv चेंज हो गई, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, और इन दोनों के मोमेंटम में क्या हो गया, अब चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई। तो उन्होंने ये बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो अपन इसके ऊपर नेट अप्लाइड फोर्स लगा है, ठीक है, उसके इक्वल होता है, बस यही बोला था। तो यहाँ से पहले तो ये लिखूंगा एफ नेट कितना हो जाएगा अपने पास, ठीक है, दैट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4, और जितने भी अपन को दिए वो अपन लिख लेंगे। तो ये जो F नेट बोला था इन्होंने, ठीक है, ये होता है चेंज इन मोमेंटम, बस यही बोला था। तो यहाँ से अपन ये भी लिख सकते हैं डी एम, सॉरी यहाँ पे अपन
v लिख सकते हैं अपॉन dt। तो अगर मास कांस्टेंट है तो m बार आ जाएगा, दैट इज dv/dt। तो यहाँ से अपन लिखते आए कि इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है F = ma। और जो F की डायरेक्शन होती है वो ए की डायरेक्शन में पैरेलल होती है, यानी कि ए की डायरेक्शन में ये होती है फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस चैप्टर, F = ma, ठीक है। और ये F कौन सा है, ये F इज नेट फोर्स है, किसी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो m × a के इक्वल होता है। तो यही था सेकेंड लॉ, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। लीनियर मोमेंटम की ही अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कोई एंगुलर वाला बात ही नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ तो वो लीनियर ही होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, अब देख लेना, ठीक है। अब सवाल बोला है कि, देखो सवाल कर देते हैं, 2023 का अप्रैल एटम का है कि एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम। मास कितना दिया है, कोई भी डेटा दिया है आपको लिख लो, यानी कि अगर 5 ग्राम दिया यानी कि 0.5 kg, ठीक है। अपन ने यूनिट चेंज कर दी। इफ़ द फोर्स एक्टिंग, और वेलोसिटी ये दी है, ठीक है, ये अपन को वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी दी है दैट इज 2t i कैप प्लस 3t² j कैप। और फोर्स कितना दिया है, फोर्स अपन को दिया है i कैप प्लस x j कैप, ये अपन को दिया है। चलो, और x की वैल्यू बतानी है, किस पे, x की वैल्यू बतानी है एट t = 1 सेकेंड पे। तो बता सकते हैं कि नहीं, बताओ, ठीक है। तो कर सकते हैं, अपने पास फॉर्मूला है, ये सेकेंड लॉ लगा देंगे। यहाँ पे आगे वैसे जगह होगी, यहीं बता देता हूँ। F = क्या होता है अपने पास, बताओ। अभी लिखा था m × dv/dt। मास अपने पास है 0.5, यहाँ से मैं dv/dt लिखता हूँ। dv/dt क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस ये हो जाएगा 6t j कैप, क्या यही हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दूंगा 2i कैप प्लस 6t j कैप। तो यहाँ से ये हो गया अपने पास i कैप प्लस 3t j कैप, ये अपने पास फोर्स निकल के आया। अब फोर्स की वैल्यू बतानी है एट t = 1 सेकेंड पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो t की, 3 यहाँ पे 1 हो जाएगा j कैप। तो यहाँ से अपने पास निकल के आया दैट इज 3 j कैप। और इस दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू निकल के आती है दैट इज 3। सिंपल सवाल था, लल्लू सवाल था, देख लो, ऐसे करना है सवाल, ठीक है। यहाँ पे सेकंड लॉ ऐसे यूज हो रहा था, ठीक है। आगे बढ़े, चलो एक और क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट द वेलोसिटी वेरीज विद द डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द रिलेशन v = 10√x मीटर पर सेकेंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। अपन को ये पूछा है, ठीक है, बॉडी के ऊपर फोर्स। देखो अपन को पहले तो डेटा क्या दिया है 10√x, और अपन ये भी जानते हैं कि जब x का फंक्शन दिया होता है v, तब इस केस में डायरेक्ट अगर एक्सेलरेशन लिखना है दैट इज dv/dx। तो यहाँ से मैं dv/dx निकालूंगा, वो हो जाएगा अपने पास 10 और √x × 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 5/√x आ गया, और v की वैल्यू है तो यहाँ से v की वैल्यू 10√x × 5√x हो जाएगा। तो √x से √x कैंसिल, तो ये हो गया अपने पास 50। एक्सेलरेशन आ गया अपने पास 50। और अपन को क्या बोला गया है, मास दिया है, तो अपन को पता है कि फोर्स इज m × a होता है, मास 0.5 × 50 यानी कि 25। सिंपल सवाल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं, आगे बढ़े। चलो अब आते हैं थर्ड लॉ पे, ठीक है। थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर आप सिंपल अगर डेफिनेशन बताऊं, तो अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हो, ठीक है, तो वो भी आपको थप्पड़ मारता है। आप जैसे कि अगर किसी गाल के ऊपर थप्पड़ मारते हो, स्लैप करते हो, तो आपने इस गाल के ऊपर क्या किया, फोर्स लगाया, तो इस गाल ने भी आपके ऊपर उतना का उतना फोर्स लगाया है, बस आपको फील नहीं होता है, ठीक है। तो यही बात है कि इन्होंने ये बोला कि कोई भी अगर एक्शन है, एक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं कोई फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ किसी चीज़ के ऊपर, तो इसके इक्वल और ऑपोजिट में रिएक्शन, यानी कि उतना का उतना फोर्स उसके ऑपोजिट में लग रहा होगा, यानी कि दैट इज फोर्स ऑफ एक्शन
फोर्स माइनस और रिएक्शन, बस यही आपको लिखना है। यानी कि फोर्स का जो एक्शन है दैट इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर रिएक्शन। बस माइनस यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट रहती है, 180 डिग्री पे एंगल पे रहती है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला था कि कोई भी एक्शन है तो इनकी रिएक्शन इक्वल होता है। और ये भी यहाँ पे बात ध्यान रखना कि जब एक्शन की बात कर रहे हैं तभी रिएक्शन आ रहा है, तो आप ये कह के नहीं जज कर सकते कि यहाँ पे एक्शन ये लग रहा है और रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लो, दैट इज मास m। ठीक है, ये अर्थ पे रखा है तो इसका नीचे डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, mg। तो ये इसके ऊपर क्या लगाता है, उतना का उतना नॉर्मल। आगे पढ़ेंगे अपन जितने भी फोर्स के टाइप है वो पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या लगाता है, ये नॉर्मल n। तो ये जो नॉर्मल n लगा रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, दैट इज mg क्या। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूँ तो इसका एफ बी डी बनाऊँगा, एफ बी डी भी समझेंगे। तो इसके ऊपर नीचे mg लग रहा है तो इसने इसके ऊपर नॉर्मल लगा दिया n, और ये क्या है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके कारण आ रहा है, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये इनके कारण आ रहा है, ये अपने पास नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे तो अपन ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे mg लगा रहा है तो ये एक्शन हो गया, दैट इज ये रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो तो उसका दूसरा होगा रिएक्शन। आप यहाँ पे जज नहीं कर सकते कि यहाँ पे यही एक्शन है या ये एक्शन है या ये रिएक्शन है, ये कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन कोई भी हो सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक अगर एक्शन है तो दैट इज दूसरा क्या होगा, रिएक्शन। क्या बोला है, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर, दे आर ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। अपन क्या सोचते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया ये वाला, तो अपन को पता है कि यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एन इसके इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, जो कि बहुत ही गलत बात है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये एक दूसरे को कैंसिल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो लगते हैं फोर्स ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। जैसे कि ये इस पे लग रहा है और ये mg लग रहा है, दैट इज किस पे लग रहा है, ये अर्थ पे लग रहा है, धरती माता पे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के फोर्स है वो अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं, तो अपन यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब आते हैं फोर्सेस के टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, मेन जन जो आपके सवाल पूछे जाते हैं जिसके कंसेप्ट आते हैं क्वेश्चंस में, वो फोर्स अपन बेसिकली पढ़ रहे हैं। ठीक है, फोर्स का वाला टाइप ऑफ फोर्सेज में अपने पास जो बेसिक फोर्स है, एक तो वेट आता है बॉडी का, एक नॉर्मल और एक टेंशन। मैं यही समझा देता हूँ एक बार कि वेट ऑफ बॉडी का क्या होता है, कि जैसे कि अपन ने जस्ट अभी पढ़ा, इसके नीचे जो mg लगता है इसको अपन बोलते हैं वेट ऑफ बॉडी, इसके मास के कारण ग्रेविटी खींच रही है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो ये धरती माता है, यहाँ पे एक कोई बॉडी है, ठीक है, इसका मास है m है, तो ये नीचे खींच रही है कहीं से भी, इसको अपन बोलते हैं mg जो लग रहा है दैट इज वेट फोर्स। ठीक है ना, ये अपन वेट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि ये नीचे लग रहा है mg, ऊपर अपन जानते हैं नॉर्मल, अभी बताऊँगा मैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब यहाँ पे जैसे ये बॉडी मैंने अभी जस्ट रखी थी, ये mg लगा रहा होगा इस टेबल के ऊपर, तो ये नॉर्मल रख, तो इसको ये अपन नॉर्मल बोलते हैं। यानी कि सरफेस जो कांटेक्ट है, यहाँ की जो ये सरफेस कांटेक्ट है, ठीक है, इसके जो परपेंडिकुलर लगता है फोर्स, अपन उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे और ये आता है अपने पास टेंशन, और टेंशन होता है एक स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, ये m है और यहाँ पे लगेगा mg। ठीक है, यहाँ पे m2g, ऊपर क्या लगेगा, ऐसे कैसे नॉर्मल, यहाँ पे भी क्या लगेगा, मान लें इसको m1 n2 है तो ये हो जाएगा m3g। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब टेंशन लिखते कैसे हैं आपको वो ध्यान रखना है। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अंदर लगता है जब कोई ये स्ट्रेच होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी जो टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इस स्ट्रिंग के अलोंग होती है, स्ट्रिंग के अलोंग होती है, और जहाँ ये कांटेक्ट में बॉडी है उससे अवे होती है। जैसे कि ये इसके बॉडी के कांटेक्ट में है तो यहाँ से इससे अवे फ्रॉम हो जाएगी, यहाँ पे इसके कांटेक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगी टेंशन। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड है तो यहाँ पे टेंशन। ठीक है, तो ये आपको लिखना आना चाहिए क्योंकि अपन यहाँ से क्या बनाएंगे, इक्वेशन और सॉल्व करेंगे। क्या ये बात आपको सारी क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये टेंशन तीनों फोर्स से बेसिक। ठीक है, और वेट सारी चीज़ें लिखी हुई है, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ये नॉर्मल लग रहा है, देखो मैंने अभी बताया, ये एक दूसरे के इक्वल लगाते हैं,
इसके कारण आगे बढ़े क्या? चलो यहाँ पे नॉर्मल कैसे लगेगा, ये एन ऐसे लगेगा, यहाँ पे ये ऐसे लगेगा, ठीक है। बाकी आपको सारे पता है, अगर इसका वेट है ऐसे है तो एन जी ऐसे लगेगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल ये जो अपने पास ये लिखा है कि कांटेक्ट के परपेंडिकुलर हमेशा एक्ट होता है, ये याद रखना, ये हमेशा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है। इट एक्ट ऑन अ बॉडी सरफेसेज इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन, वही बताया कि ऑपोजिट में लगते हैं। और ये टेंशन के बारे में अपन ने ये देखो कि ये बॉडी कांटेक्ट में दैट इज टी, नीचे यहाँ पे टी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका वेट लग रहा है, और अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पुली ब्लॉक सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। यहाँ पे वेट लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे वेट 2 लग रहा है, यहाँ पे टेंशन। और आपको टेंशन से एक और रिलेटेड बात बता देता हूँ कि अगर एक ही स्ट्रिंग है और आइडियल है, आइडियल स्ट्रिंग है, ठीक है, एक ही स्ट्रिंग है, आइडियल का मतलब ये है कि मासलेस है और जो कंप्रेस हो नहीं रही हो या स्ट्रेच नहीं हो रही हो, ठीक है ना, या तो कंप्रेस नहीं हो रही होगा या स्ट्रेच नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं अपन आइडियल, ठीक है। तो उसके हर पॉइंट पर जो टेंशन होता है वो सेम रहता है, ठीक है। आइडियल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर जो टेंशन होता है वो कांस्टेंट रहता है, ये आपको एक तो बात याद रखनी है, ठीक है। और अगर स्ट्रिंग भले आइडियल है, अगर दो स्ट्रिंग है तो उसके टेंशन अलग अलग लगेंगे, ठीक है, टेंशन अलग अलग लगेंगे। और एक और बात कि अगर डायरेक्ट स्ट्रिंग से क्या अपन फोर्स खींच रहे हैं तो ये फोर्स होगा वो टेंशन के इक्वल होगा, बस ये आपको एक बात याद रखनी। तो ये जो टेंशन के मेन फंड है वो आपको याद रखने, फोर्स ऑफ स्ट्रिंग होता है, ठीक है, मासलेस टेंशन, ये मैंने बताया कि कांस्टेंट रहता है, और ये हमेशा कैसे एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट अवे और अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। और इक्विलिब्रियम, अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का नाम से ही पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वहाँ पे ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि वहाँ पे उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहे हैं वो जीरो होगा, यानी कि ऑपोजिट साइड में जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल लग रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बॉडी मान लेते हैं जैसे कि ये वाली, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर जैसे कि फोर्स यहाँ पे इस तरफ लग रहा है θ1 से F1, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि लग रहा है F2, ठीक है, ये अपने पास एंगल बना रहा है θ2, ठीक है, ये एंगल दो फोर्स लग रहा है, इसका m होगा और ये अपने पास mg भी लग रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर ये रखी हुई है तो यहाँ पे इसके नॉर्मल भी लग रहा होगा। और ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे, ये किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब इक्विलिब्रियम पे है तो इसके ऊपर जो नेट लग रहे हैं फोर्स वो अपन जीरो करने हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट बनाना है। तो यानी कि आप क्या करो, एक्स में फोर्स जितने भी है वो लिखो कंपोनेंट लेके, और वाई में लिखो, उनको दोनों को इक्वल कर दो, तो ये अपने पास आ जाएंगे फोर्स। तो ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ कि यहाँ पे अपन ने ये इसका एफ बनाया है। एफ क्या होता है एक बार मैं समझा देता हूँ। एफ का फुल फॉर्म होती है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, यानी कि कोई बॉडी सिस्टम में अंदर है, अपन इसको अलग से मानते हैं या तो पॉइंट के अकॉर्डिंग मानते हैं, और उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जैसे ये बॉडी है, इसका मास है हमें, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2, ठीक है, θ2 एंगल पे, यहाँ पे F1 लग रहा है θ1 एंगल पे, यहाँ पे कितना लग रहा है mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है n। तो ये अपन ने इसका क्या बना दिया, FBD, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम इसको बोलते हैं ना। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे कंपोनेंट लिख देते हैं। कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये F1 cos θ1, तो ऊपर हो जाएगा F1 sin θ1, ठीक है। और यहाँ से क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा अपने पास, इसका आ जाएगा एक और F2 sin θ2, और यहाँ पे बन जाएगा F1 cos θ2, θ2 है ना। तो ये अपने पास इस तरफ आ जाए, तो ये फोर्स इसके इक्वल कर दो और ऊपर वाले जितने भी फोर्स है वो इसके इक्वल कर दो। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम अपन डायरेक्ट F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg के इक्वल हो जाएगा, और F1 cos θ1 इज इक्वल टू F2 cos θ2, दो इक्वेशन बन गए। बस यहाँ पे यही करना है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो आपको F नेट करना है x डायरेक्शन में 0 और F नेट करना है y डायरेक्शन में 0। क्या आपको ये बात सारी चीज़ें क्लियर होगी क्या, ठीक है। तो यही करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। आगे बढ़े क्या, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या बोला है कि इफ़ द नेट फोर्स ऑन बॉडी इज नॉन जीरो देन द बॉडी एक्सेलरेट
इन द डायरेक्शन सच दैट, ये लिखना बस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे एफ नेट क्या लिखना है, मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, बस ये इसके फंडे हैं, ओपन सवालों में समझेंगे। देखो अपने पास एक बॉडी है, इज लाइंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। ये अपन को बोला गया है, ठीक है। तो अपन को क्या बोला है कि स्टेशनरी और फाइंड अपन को नॉर्मल रिएक्शन। देखो पहले तो इसका वेट लग रहा होगा, दैट इज mg, और ये 50 लग रहा होगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पे उतना का उतना नॉर्मल लग रहा होगा, और ये भी कितना लग रहा होगा, 50 लग रहा होगा। बस यही तो पूछा है, ठीक है। तो सिंपल था, आगे बढ़े। अब इसका नॉर्मल कैसे लिखेंगे, तीन बॉडी है अपने पास, तो इनके एक एफ बनाते हैं पहले, ठीक है। एफ बना देते हैं। देखो मैं यही बना देता हूँ। देखो इसके ऊपर जो लगेगा दैट इज n1, ठीक है। और ये उतना का उतना इसके ऊपर लगाएगा, दैट इज n1, ठीक है। और एक और चीज़, और इसका जो वेट लगेगा इसके ऊपर, वो कितना लगेगा, एक बार में वेट तो अपन ने लिख दिया, वैसे n1 लगाएगा और ये m, ठीक है। और ये इसके ऊपर लगाएगा n2, तो उतना का उतना ये n2 लगाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, देखो इसका खुद का वेट कितना है नीचे, बताओ। ये है अपने पास mg यानी 2g, नीचे और कितना लग रहा है 3g, और नीचे और कितना लग रहा है 5g। और इसका एक और फोर्स होगा दैट इज n3, और एक वो अर्थ पे लग रहा होगा n3। क्या यही लगा रहा होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख देते हैं तीनों इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनेगी कि इसके ऊपर क्या लग रहा है n1, और नीचे क्या लग रहा है बताओ, ये लग रहा है 2g। तो अपन को यहाँ पे इक्वेशन एक तो निकल के आई 2 पे, दैट इज n1 इज इक्वल टू 2g, ठीक है। ये आ गया, यानी कि ये अपने पास आ गया 20 न्यूटन, n1 आ गया 20। अब अपने पास एक और है, और वो क्या है, ये है n1 प्लस 30 इज इक्वल टू n2। इसका मैंने लिखा है, तो n2 आ जाएगा अपने पास, n1 कितना है 20 प्लस 30, 50 आ गया। अब यही की बात इसके लिए, तो n3 जो आ जाएगा दैट इज n2 प्लस 50, n2 की वैल्यू आ गई 50 प्लस 50 दैट इज 100 न्यूटन। बस ये नॉर्मल रिएक्शन लिख दी, आगे बढ़। अब अपने पास एक और सवाल है, ये कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। इसके ऊपर अपन क्या कर देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो दो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे, एक तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है, n1 मान लेते हैं, यहाँ पे एक लग रहा होगा दैट इज n2, ठीक है। ये आपको समझ में आया क्या। अब यहाँ से मैं कंपोनेंट लेता हूँ, एक बार देखना ध्यान से। ये अपने पास एंगल 37, तो ये कितना हो जाएगा 53, और ये अपने पास 53, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 37। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। तो इन दोनों के दोनों देखो, इसका नीचे और वेट तो लग ही रहा होगा, और वो कितना लग रहा होगा जो भी है m और g। तो यहाँ से अपने पास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक एफ बना रहा हूँ, इसका लिख देते हैं FBD। कैसे बनेगा, इसके ऊपर इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है n2, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 37। इस तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज n2, ठीक है, n1, ये n2 था, और ये लगा रहा है 53 एंगल पे, और नीचे क्या लग रहा है mg। तो देखो यहाँ से एक आप ऐसे भी कर सकते हो, एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है दैट इज लेमिज थ्योरम, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर दोगे आप कंपोनेंट ले लोगे, इसका ये अपना पास बन जाएगा दैट इज n2 कोस 37, यहाँ से बन जाएगा n1 कोस 53, और यहाँ पे ऊपर बन जाएंगे n1 कोस 53 और n प्लस n2, सॉरी साइन बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी साइन बनेगा 37, ठीक है, ये बन जाएगा। और बताओ, और ये mg के, यानी कि ये mg के इक्वल करना है, और ये इसके इक्वल करना है, बस ये हो गया इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से n1 और n2 आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे लेमिज थ्योरम ये होती है, लेमिज थ्योरम, ठीक है। लेमिज थ्योरम ये बोलती है कि
लेमिज थ्योरम में बोलते हैं कि इसके जो फोर्स है F1 अपॉन इसके साइन थीटा 1 इजिकल टू F2 साइन थीटा 2 इजिकल टू F3 साइन थीटा 3। ठीक है, ये दोनों ऐसी इक्वेशन आती है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायग्राम कैसे। मान लो कि ये अपने पास थीटा 1 है तो यहाँ पे F1 लग रहा है जस्ट सामने, ये अपने पास थीटा 2 है तो ये F2 लग रहा है, और यहाँ पे जो F3 लग रहा है इसके जस्ट सामने वाला थीटा 3। तो अगर सामने वाले जो एंगल है इस फोर्स के, उनकी सैन का जो रेशियो है फोर्स के साथ वो कांस्टेंट रहता है, ये लिख दिया। जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये अपने पास फोर्स लग रहा है F, अपन को पूछा गया है इसमें ब्लॉक ऑफ ये टच, और ये क्या बोला है, फोर्स अप्लाइड दैट सो टेंशन अपन को पूछा है, टेंशन टी की वैल्यू पूछी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ये अपने पास टी लग रहा है, यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है √3 जी, ये लग रहा है। तो ये अपन कोई भी मान लेते हैं, इसको F1 मान लेता हूँ, इसको F2 मान लेता हूँ, और इसको मान लेता हूँ F3। तो यहाँ पे जो F1 के आगे वाला एंगल है दैट इज थीटा 1 वो 90 डिग्री है। ठीक है, F2 के आगे वाला एंगल है दैट इज ये 90 प्लस ये 60 हो जाएगा, तो 90 प्लस 60 हो गया। और ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा बताओ, ये अपने पास हो जाएगा ये 180 में से 120, यानी कि 90 प्लस 30 एंगल। तो ये अपने पास थीटा 3 है और ये थीटा 2 है। तो यहाँ से अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे बताओ, तो यहाँ से F1 अपॉन साइन थीटा का 1 कितना है 90, और ये F1 क्या था अपने पास T था, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ T 90 इजिकल टू F2 क्या है अपने पास F है, और इसके एंगल है दैट इज़ 90 प्लस 60 इजिकल टू, और तीसरा अपने पास है √3 जी, और इसका हो जाएगा अपने पास प्लस 30। तो देखो यहाँ से तो अपने पास ये भी अननोन है, इससे आ सकता है अपने पास टेंशन निकल के, है ना। तो यहाँ से आप टेंशन निकालोगे ये 1 हो जाएगा, तो T1 इजिकल टू √3 10 आ जाएगा ऊपर जी की वैल्यू, और ये कोस 30 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1/2 यानी कि 20 √3 आ जाएगा। सही लिखा है मैंने, सॉरी यहाँ पे कोस 30 बनेगा, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे 10 और √3/2, तो यहाँ से √3 कैंसिल, और ऊपर जाएगा तो 20 न्यूटन निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आया। सिंपल सवाल था, लेमिज थ्योरम आप लगाओ जब भी इस टाइप के सवाल आए। और बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका टी वाला कंपोनेंट ले लेते, ये अपने पास 60 एंगल है तो ये हो जाएगा टी कोस 60, और ये हो जाता टी साइन 60। ठीक है, इस तरह वाले इक्वल, इस तरह वाले इक्वल कर देते, ऐसे भी कर सकते हो आपको। ठीक है, कैसे भी करो आंसर आ जाएगा, बस लेमिज थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे किसी एक्स डिस्टेंस नीचे टेंशन की वैल्यू पूछी है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे खुद के वेट की वजह से आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आइडियल स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे इसका खुद का वेट है मास और लेंथ एल है। ठीक है, तो अपन को जब ऐसे केस करना पड़ता है तो इसको क्या करो, कंसेप्ट ये है कि आप इसको तोड़ो और यहाँ पे एक आइडियल स्ट्रिंग मानो, और इसके बीच में टी साइन से लग रहा होगा, ये डिस्टेंस एक्स है। अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो एल लेंथ पे जो मास है दैट इज एम है, तो 1 लेंथ पे कितना हो गया एम अपॉन एल, तो एक्स लेंथ पे कितना हो गया एम अपॉन एल इंटू एक्स, तो एल माइनस एक्स लेंथ पे कितना हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, एल माइनस एक्स, तो ये इसका तो वेट आ गया ये वाला, इसका वेट जो एम आ जाएगा एम डैश, वो क्या हो जाएगा बताओ एम बाय एल इंटू एक्स। अब आपको पता है कि नीचे क्या लग रहा होगा एम डबल डैश जी, ये मान लेते हैं एम डबल डैश है ना। ठीक है, तो ये अपने पास एम डबल डैश जी आ जाएगा, तो ये अपने पास जो वेट हो जाएगा दैट इज एम एल इंटू जी। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आप देखो बैलेंस ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी वो ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सवाल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अब आते हैं अपने पास दो ब्लॉक, और इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है। क्या पूछा है, इसका एक्सेलरेशन पूछा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो आपको पता है कि ये इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा इस तरफ एन, तो ये भी इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा नॉर्मल एन,
और आपको पता है कि ये दोनों पूरा सिस्टम है वो ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा होगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, इसका एफ बी डी बनाऊँ तो यहाँ पे लग रहा है एन, यहाँ पे लग रहा है 10, यहाँ पे लग रहा है एन, और ये नॉर्मली है जो इसको 2 को ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा रहा है। तो यहाँ से ये अपने पास इक्वेशन हो जाएगी 10 माइनस एन इजिकल टू इसका मास 3 इंटू ए, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा एन इजिकल टू 2 इंटू ए। दो इक्वेशन बनी, इसको भी सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, ऐड कर देना यहाँ से। और दूसरा सिस्टम है कि अगर जब भी आपको ऐसे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना तो क्या करो, उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज़, ये तो इंटरनल है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे देखना चाहे तो ये एक प्रकार से इंटरनल है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम पे देख रहा हूँ तो इंटरनल है, तो ये कैंसिल हो गए। और ये जो नेट लग रहा है वो तो यानी कि एक्सेलरेशन निकला है तो एफ एक्सटर्नल जो भी है अपॉन टोटल मास, ठीक है, ये लिखना है। तो ए आ जाएगा अपने पास 10/5 यानी कि 2 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी करो, तो यहाँ से आप देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, ठीक है, ये वन इक्वेशन है, दोनों ऐड करोगे तो 10 + 5 ए हो जाएगा। तो यहाँ से भी ए की वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ आप निकाल सकते हो। अब ये सवाल आप करना, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सवाल ये अच्छा सवाल है, करना आप, आपके लिए ये होमवर्क है, खुद करना ट्राई। अब आते हैं अपन पुली पे। अपने पास पुली सिस्टम वाले भी सवाल आते हैं, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। पुली पुली एक डिस्क होती है, आपने तो वैसे देखा ही होगा, ठीक है, ऐसी इस टाइप की होती है। और यहाँ से अपन जैसे मान लो फोर्स लगाते हैं, आपने देखा होगा कि एक बाल्टी को ऐसे खींचते हैं, ठीक है, फोर्स लगा के। तो ये अपन जब खींचते हैं तो यहाँ पे ये क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है, रोटेट करती है। और इसका अपन मासलेस मानते हैं, आइडियल मानते हैं, ठीक है। इस केस में अपन आइडियल मानेंगे, इसका मास भी मान सकते हैं, रेडियस भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन आइडियल मानेंगे, यानी कि इसका मासलेस मास 0 है, ठीक है, तो मासलेस है ये, ठीक है। तो ये पुली होती है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग में एफर्ट लगा रहा हूँ, लोड लगा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करते और ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आगे बढ़ें। हाँ, यहाँ पे सवाल करते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 2 kg ब्लॉक हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड अटैच्ड, ये kg मास, और ये क्या बोला आपको, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो ऐसे जब भी सिंपल सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है, क्या बोला है इसमें कि इसके अंदर एक तो टेंशन फाइंड करना, अपन को पता है टेंशन की डायरेक्शन ऐसे होगी, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है कि स्ट्रेचेबल नहीं है, दैट इज़ इनका दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम जाएगा, ठीक है, ए से एक्सेलरेशन। इसके नीचे क्या लग रहा होगा 20, ठीक है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज़ 20 माइनस टी इजिकल टू 2 इंटू ए। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको टेंशन लेके जा रही है यानी कि 1 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन की इक्वेशन 1 है, यानी कि यहाँ पे ए आ गया, ए की वैल्यू पुट की तो 20 माइनस ए इजिकल टू 2a। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 20/3, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ये टेंशन आ गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू जो आ गई वही टेंशन है, ठीक है, टेंशन भी वही है, ठीक है। सेकेंड सिंपल सवाल, देखो ज़्यादा टफ है नहीं। अब इसमें जैसे अपन को ये फिक्स दिया है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो इसके ऊपर जो नेट लग रहा है दैट इज़ mg sin थीटा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे mg लग रहा है, ठीक है, ये थीटा बनता है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा mg cos थीटा mg sin थीटा। और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, m इंटू ए फोर्स लग रहा है दैट इज़ mg sin थीटा, यहाँ से ए की वैल्यू m से m कैंसिल तो g sin थीटा। तो जब भी आपको वेज पे एक्सेलरेशन लिखना है, फ्री गियर यहाँ पे स्लाइड कर रही है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ g sin थीटा, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैजिक मेथड है कि जब भी आपको एक्सेलरेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, हेल्पिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स और सिस्टम का मास का रेशियो लिखना है। जैसे यहाँ पे एक सवाल है वो करते हैं, जैसे ये मान लो कि अपन 2 kg मान लेते हैं, तो यहाँ से अपन को वही निकलना, दोनों का एक्सेलरेशन और टेंशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अपन को पता है कि यहाँ पे क्या लग रहा होगा g sin 37, यानी कि ये हो गया 10 इंटू 3/5 दैट इज़ 2, यानी कि 6 आ गया। 6 इस तरफ लग रहा है, टेंशन टी इस तरफ लग रहा है, यहाँ पे टेंशन टी टी टी, और यहाँ पे ये लगेगा 20। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे 20 लग रहा है, यहाँ पे 6 लग रहा है, ठीक है, इस तरफ
तो किस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, यानी कि इसका हेल्पिंग फोर्स कितना है अपन को एक्सेलरेशन, देखो ये स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है नहीं, तो यहाँ पे दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा, ये ए से नीचे आएगी और ये ए से ऊपर जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी हेल्पिंग फोर्स माइनस अपोजिटिंग फोर्स 6 है, और अपन टोटल सिस्टम का मास दैट इज़ 3 + 2, तो ये आ गया अपने पास 14/5। बस ये एक्सेलरेशन आ गया। और टेंशन आप कैसे भी निकाल सकते हो एक ही भी इक्वेशन से, जैसे यहाँ पे टेंशन इक्वेशन क्या बन जाएगी 6 = 3 × a, टेंशन की एक्सेलरेशन की वैल्यू है ही अपने पास, तो 3 × 14/5 + 6, यहाँ से सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से क्या लगेगा, देखो ये लगेगा अपने पास m2g sin थीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा m1g sin थीटा। यहाँ पे एक बार देखते हैं मैंने कुछ गड़बड़ी की है क्या, हाँ यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ी की है, यहाँ पे मास के साथ में लिखना चाहिए था ना 3, यानी कि 3 भी आ जाएगा दैट इज़ 180 आ जाएगा। तो बस यही है, यहाँ पे 180 आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे 180 कर दो, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, 2/5 तो यहाँ पे 2/5 कर दो, बस यही था, है ना, गड़बड़ी थोड़ी कर दी मैंने, यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा था दैट इज ये हो जाएगा m। ठीक है, आगे बढ़े क्या, यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, देखो ध्यान से, मुझे नहीं पता कौन पढ़ाया, तो दो भी कोई भी लिख दो, g sin थीटा 2 माइनस m1g को sin थीटा 1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 + m2, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। और आप टेंशन भी फाइंड कर सकते हो किसी की एक की इक्वेशन बना के। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कर लेना। अब अपने पास एक कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट होता है मूविंग पुली के लिए। अपन ने अभी तक जो पढ़ा वहाँ पे जो पुली थी वो क्या थी, स्टेशनरी थी। अब आते हैं अपन मूविंग पुली पे, तब इस केस में अपन क्या क्या कंसेप्ट लगाते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ से इसको पहले समझते हैं, यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देते हैं कि जब भी यहाँ पे जो मूविंग पुली है, मूविंग पुली में आपको एक कंसेप्ट लगाना है कि जो टेंशन फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन होता है नेट वो ज़ीरो होता है, इंटरनल फोर्स है। तो यहाँ से अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो यहाँ पे ये बन जाएगा, इसका वेलोसिटी बन जाएगी तो वो भी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि ये जो पावर है फोर्स इंटू वेलोसिटी का होती है पावर, ये भी ज़ीरो बन जाती है। और यहाँ पे वापस डिफ्रेंशिएट करूँगा दैट इज़ एक्सेलरेशन, वो भी ज़ीरो। तो बस आपको यही कंसेप्ट लगाने हैं हेस्टिंग वाले पुली में। ये अपन को क्या देता है, ये अपन को देते हैं आपस में रिलेशन, कि एक ब्लॉक अगर 20 से जा रहा है तो दूसरे कितने से जाएगा, इनके बीच में रिलेशन देते हैं अपन को। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ अपन फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे अपने पास 3 kg का ब्लॉक है। ठीक है, अब बताना है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे तो ये क्या है, ये रेस्ट पे, लेकिन यहाँ पे तो ये मूविंग है। तो इस केस में देखो अपन को पता है कि इसको मासलेस मान रहे हैं, यानी कि m 0 है, तो इसके ऊपर जो F नेट लगेगा दैट इज m × a, तो a 0 हो गया दैट इज 0, यानी कि ऊपर जितने भी, देखो यहाँ पे मैं टेंशन लिख रहा हूँ t स्ट्रिंग एक ही है, t और t लिख दिया। ठीक है, और ये मान लो कि a1 से इस तरफ जा रही है और ये है a2 से इस तरफ जा रही है। अपन को पता है दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे t है तो यहाँ पे 2t हो जाएगा, 2t। ठीक है, तो अपन को ये पता, और नीचे क्या है 30 है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, एक तो अपन ये जो भाई मैंने थ्योरम बताई उससे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, ये देखो 30 - 2t = 3 × a2, यहाँ से क्या बन जाएगी t = 2 × a1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे 3 वेरिएबल है और इक्वेशन अपन को 2 ही दी है। तो अब कैसे सॉल्व करें, बताओ कैसे सॉल्व करें ऐसे को। तो अपन को एक और इक्वेशन की रिक्वायर्ड है, वो अपन फाइंड करेंगे। अभी जो कंसेप्ट पढ़ा दैट इज समेशन ऑफ टेंशन, प्रोडक्ट के साथ x के साथ 0 कर देंगे, ठीक है, v के साथ 0 कर देंगे, और समेशन एक्सेलरेशन के साथ 0 कर देंगे। तो अपन को क्या लिखना है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, देखो समेशन 0 करेंगे, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। दो अपने पास सिस्टम है, एक ये है, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, तो टेंशन t, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन a1, और यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा है 2t, और यहाँ पे
ये कितना लग रहा है अपने पास एक्सेलरेशन a2 और एंगल कितना है बताओ 180 है, जीरो कर देंगे। तो यहाँ से t से तो t गया, कॉमन लूँगा, इस तरफ जाएगा 0 बन जाएगा, ये 1 बना, ये इस तरफ आ जाएगा, तो अपने पास जो a1 की वैल्यू है दैट इज 2a2 आ गई, थर्ड इक्वेशन। बस 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सॉल्व कर दो, आंसर खटाक। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये 1 kg का है, अब आप ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे टेंशन मान लेना और तीनों के ऊपर सिस्टम लिख देना, यहाँ पे 4 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर देना। ठीक है, अब देखो जब भी अपन मैं यहाँ पे x खींच रहा हूँ तो ये जो है अपने पास वो कितना खींचता है 2x, क्योंकि एक सिरा यहाँ पे क्या है बंद है। तो जब यहाँ पे जैसे माने कि यहाँ पे ax खींच लिया ना, तो यहाँ पे ये भी तो x खींचेगा, तो ये x और ये x कितना 2x चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे ये 2x यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ये वेलोसिटी v से जा रहा है तो ये कितने से जा रहा होगा 2v से जा रहा होगा। अगर ये एक्सेलरेशन a से जा रहा है दैट इज ये एक्सेलरेशन 2a से जा रहा होगा। बस, तो जब भी आपको यहाँ पे एक इसका जो एंड है वो अगर फिक्स हो जाए तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो कितने से चलता है 2 टाइम्स से चलता है। आगे बढ़े क्या? ठीक है, ये वाला है, जैसे कि यहाँ पे x, v, a, तो यहाँ से ये जो उसकी हो जाएगी x, 2x, 2v एंड 2a। बस ये था, आगे बढ़े क्या? सिंपल। अब आते हैं अपने पास मूविंग पुली में अपन दोनों का एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो इसको समझने से पहले मैं एक अच्छा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी अपन को जैसे ये पुली अपने पास ये ए पी से जा रही है, वी पी से जा रही है और एक्स पी से जा रही है। ठीक है, तीनों एक साथ बता रहा हूँ। ये अपने पास 2 ब्लॉक है दैट इज़ 1, 2 और इसका एक्सेलरेशन a1 है, v1 है और x1 है और इसका x2 है, v2 है और a2 है। तो ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक अगर आदमी को बिठा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेगा कि ये जो ब्लॉक है ऊपर से नीचे देख रहा होगा कि ये जो ब्लॉक है जितना ये ऊपर से आ रहा है, अब ये हो गया रेस्ट में। क्या हो गया? ये रेस्ट में हो गया। इसको ऐसे रेस्ट में लगेगा तो ये रेस्ट में ये लगेगा कि ये जितना ऊपर आ रहा है उतना उतना ये नीचे जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, वो सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू पुली, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू पुली बट इन ऑपोजिट साइड। क्या ये बात सुनाई? यहाँ पे ये लिख देंगे तो यहाँ से अपन को पता है रिलेटिव वाला कंसेप्ट a1 a पुली, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस a2 a पुली। तो यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो a पुली आएगी दैट इज़ a1 प्लस a2/2। बस साइन के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी। ठीक है, a1 a2 को अगर आपने ऊपर लिया है पॉजिटिव ले लो, नीचे लिया नेगेटिव ले लो। तो बस ये बात आपको याद रखनी है कि अगर एक चीज़ में मैं ऊपर में पॉजिटिव ले रहा हूँ तो नीचे वाली जितनी भी है वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, और अगर नीचे पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ऊपर वाली जितनी भी है वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़े चलो। तो ये तो यहाँ से x भी क्या आ जाएगा, x जो पुली का आ जाएगा दैट इज x1 प्लस x2/2। बस एवरेज लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो vp आ जाएगा दैट इज v1 प्लस v2/2। अब देखो, अब जो अपने लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था कौन सा वाला, ये वाला, देखो कि ये 2 से कैसे जा रहा है। तो अपन ध्यान से देखो, एक सिरा तो इसका क्या है 0 है, यानी कि यहाँ पे x, v, एक्सेलरेशन, ये तो 0 एंड अब ये चल रही है, ये भी चल रहा है। तो यहाँ से देखो आप x पुली अपन ने लिखा था दैट इज x1 प्लस x2/2, तो यहाँ पे ये 0 हो जाता है। तो यानी कि x, इसको 1 मान लेता हूँ, ये 2 था वो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो x पुली का आ जाएगा, ठीक है, पुली जितने से जा रही है उतना उतना यहाँ पे जा रहा है, तो ये आ जाएगा x1/2, यानी कि x1 आ गया 2 टाइम्स ऑफ x पुली, यानी कि जितना ये जा रहा है उसका 2 टाइम चलेगा। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, तो ये था आप में कंसेप्ट। आगे बढ़े क्या? चलो, ये अपन ने सारी चीज़ें पढ़ ली, बस ये आपको है। यहाँ पे ये एक्चुअल में एक सवाल में इन्होंने एनटीए ने गलती कर दी कि यहाँ पे डायरेक्शन देनी चाहिए थी, लेकिन अपन चलो ऊपर ही मान लेते हैं। यहाँ पे ये A2 से जा रहा होगा, ठीक है, ये A3 से जा रहा होगा। बस यहाँ पे एक एक इसका जो देखो अब की बार ये A1 से जा रहा था, A1 से ये नीचे आ रहा होगा ये पुली, ये A2 से नीचे आ रहा होगी पुली। ठीक है, तो यहाँ पे वही देखना है।
तो यहाँ से आप सॉल्व भी कर सकते हो। ये पुली का A1 के लिए हो गया, ये दोनों हो गया आपस में, ठीक है, और आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कर लेना इसको, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ट्राई करना। आगे बढ़े क्या, ये इसका आंसर है। अब आते हैं सूडो फोर्स, दैट इज़ लास्ट कंसेप्ट ऑफ टुडे लेक्चर, दैट इज़ सूडो फोर्स। और ये जो सूडो फोर्स होता है, बच्चे इसमें डाउट पूछते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है, सूडो फोर्स होता क्या है। मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ कि ये एक प्रकार का जुगाड़ है, ठीक है, जुगाड़ है, बाकी कुछ और नहीं है। अगर ये नहीं होता तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये जुगाड़ लगाने से जो अपने पास आंसर आते हैं वो फास्ट निकल के आते हैं, ठीक है, कुछ केसों में 100% नहीं आते फास्ट, लेकिन कुछ केसों में फास्ट निकल के आते हैं अगर सूडो फोर्स लगाए तो, ठीक है। आपने कभी झूले में ऐसे झूले होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल में जो वर्टिकल होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है, उसमें आपको बाहर की तरफ एक फोर्स फील होता है, यानी कि आप खुद के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो आपको एक बाहर की तरफ क्या हो रहा है, फोर्स फील हो रहा है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, दैट इज नेम इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स वो एक इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है, जो अपन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें तो वहाँ पे एक किसी बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, ठीक है। अपन जब भी इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं तो न्यूटन्स के सारे जो लॉ है वो वैलिड होते हैं, लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर चीज़ें देखते हैं, नॉन इनर्शियल का मतलब ये है कि अगर अपन कोई ऑब्जर्वर वो एक्सलरेटेड फ्रेम पे है तो अपन उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो इस केस में जो न्यूटन के जो लॉ है वो फेल हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे उसको सही करने के लिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है, दैट इज सूडो फोर्स। तो ये आभासी फोर्स, जैसे यहाँ पे अपन को पता है कि ये ग्राउंड पे है, ठीक है, ये देख रहा है, क्या देख रहा है ये बताओ, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ये देख रहा है कि यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है इसका, mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा होगा, n लग रहा होगा। तो अपन को पता है कि यहाँ पे n माइनस एन जी वो किसके इक्वल है, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो नॉर्मल निकल के आता है दैट इज m प्लस जी ए, ये नॉर्मल निकल के आ गया कि नहीं, ठीक है, ये अपने पास नॉर्मल निकल के आया। अब ये अगर मैं इसी एक्सलरेट फ्रेम में देखता हूँ तो इसको तो क्या लगेगा, रेस्ट पे। तो अगर यहाँ पे मैं एम जी ऊपर नॉर्मल लिखूँ तो इसको रेस्ट में लग रहा है, दैट इज एन इज इक्वल डायरेक्ट ही तो एम जी लिखेगा, लेकिन बॉडी वही है, एक्सेलरेशन इसका वही है, बस ऑब्जर्वर चेंज हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, चेंज। अपन ने ये लिखा था जो कि सही है, लेकिन यहाँ पे तो ये आ रहा है, तो ये गलत कैसे हो गया, ये तो गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी एक्सीलरेटेड फ्रेम में अपन ऑब्जर्वर को देखते हैं, ऑब्जर्वर देखता है किसी बॉडी को, तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है दैट इज सूडो फोर्स, और उस सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरफ, जो जिस एक्सीलरेटेड फ्रेम में उसका जो एक्सीलरेशन उसके जस्ट ऑपोजिट में होती है, ठीक है, और इसका जो मास सिस्टम जिसको ये देख रहा है उसके मास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है सूडो फोर्स, ठीक है। बस ये आपको लिखना है सूडो फोर्स। तो यहाँ से दो हो जाएंगे, तो अब आप लिखोगे तो देखो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एक सूडो फोर्स दैट इज एम ए, तो ये हो जाएगा वो इक्वेशन आगे देखो, ठीक है। तो यही वाली बात है सारी, आगे बढ़े क्या, ठीक है, ये अपन ने समझा दिया यहाँ पे। अब इसका अगर सूडो ऊपर जा रहा है तो इसका सूडो फोर्स लगेगा एम ए, इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ लगेगा एम ए, इस तरफ मान लो कि ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ए से, तो यहाँ पे लगेगा इसका ऑपोजिट एम ए, और इस तरफ जा रहा है तो एम ए, ये सूडो फोर्स इस तरफ लग जाएगा, ठीक है, ये सूडो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूटन्स लॉ है, देखो लाइन लिखी है कि न्यूटन्स के जो लॉ है वो वैलिड कब है, जब अपन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है, जब नॉन इनर्शियल की बात आ जाती है तब यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाते हैं दैट इज सूडो फोर्स, और ये इक्विवल। तो सारी चीज़ें मैंने बताई कि टेक्निक है फाइंड करेक्ट द आंसर इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। जब भी अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखते हैं तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए यहाँ आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, बस ये लेक्चर अपना लास्ट जो टॉपिक है। अब देखो ये बोला है कि इस वेज के रेस्पेक्ट में अगर मान लो इसको रेस्ट में दिखता है, ये ब्लॉक रेस्ट में दिख रहा है, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो क्या करेंगे अपन, देखो ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में दिख रहा है, तो इसके ऊपर एक पीछे क्या लगेगा, सूडो फोर्स, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगेगा, दैट इज नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये और ये, ठीक है, ये कितना एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये बन जाएगा एन कोस थीटा दैट इज एन साइन थीटा। तो यहाँ से इक्वेशन लिख दूंगा एन साइन थीटा इज इक्वल टू
एम ए और एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो टेन थीटा निकल के आएगा ए बाय जी, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया जी टेन थीटा। बस ये आपको ठीक है। आप इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हो तभी आपका जो आंसर है वो ऐसे आ सकता है। और अगर इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम से मैं देखता हूँ तो आपको हमको पता है कि ये इस तरफ जा रहा होगा ब्लॉक और ये इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब एक फोर्स लग रहा होगा दैट इज एम ए, और वो किसके इक्वल होगा, एन साइन थीटा के इक्वल होगा। यही तो एन साइन थीटा ही तो है जो इसको इस तरफ लेके जा रहा है, और एन कोस थीटा है वो इसको एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो इक्वेशन दो वही बन रही है, देखो ध्यान से, इनर्शियल फ्रेम से बस अपन ने रेफरेंस अलग कर दिया, रेफरेंस अलग करने से इक्वेशन चेंज नहीं हुई, बस यहाँ पे वही बन रही है। ठीक है, बस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसके ऊपर अपन ने सूडो फोर्स लगा दिया ताकि रेस्ट में दिख जाए इसको, और यहाँ पे ये जो एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वही इसको आगे दिख जा रहा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये था अपना लेक्चर। आपको क्या करना है, इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और इस चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है, ये आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेके आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आएगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, इससे जुड़े रहना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी लेक्चर है उसके फॉलो करने। ठीक है, और अच्छे से फोड़ के आना है। ठीक है, तो थैंक यू सबसे पहले तो आपका। और इस ये अपना चैनल जैसे नाम MMS, इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना अच्छे से। ठीक है, और तैयारी अच्छे से करना, एकदम जोश उत्साह के साथ में। ठीक है, आपको डिप्रेशन में भी आना नहीं है। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, PYQ करने, टेस्ट देने, एनालिसिस करना है, सारी चीज़ें अपन को ध्यान रखते हुए अच्छे से करनी है, और अपने जितनी भी गलतियां कर रहे हैं ओवरकम करने की कोशिश करनी है, और जितनी भी गलतियां की अपन को ध्यान में रखने की इस बार नहीं हो। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, इसका जो सेकंड पार्ट दैट इज़ फ्रिक्शन वो लेके आता हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। ठीक है, और बिना जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहना। ठीक है, तो लेके आता हूँ आपके लिए नए लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।